यू कैन नोटिस दिस नोट्स। तो यहाँ पे ये यूनिट वाइज जो बाकी के डिटेलिंग दिए हैं, ऊपर वाला ये आप छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है बेसिकली। ये सेम सिलेबस दूसरे कोर्स के लिए था, बीएससी आईटी के लिए था, उसके लिए है। तो आपको यूनिट 1 जो मैंने नोट्स दिया है उतना ही आपको रेफर करना है, वो हमारा सिलेबस है और वही आपको एग्जाम में आएगा। तो अब क्या क्या पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका ये इंडेक्सिंग दिया हुआ है। यहाँ से लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसका डिटेलिंग है ये। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको लास्ट टाइम जो पीपीटी पढ़ाया था उसके अंदर ये सेम पॉइंट्स हमने पढ़े थे। यूनिक्स क्या होता है, उसका हिस्ट्री, बेसिक पॉइंट्स। उसके बाद में ये वाला अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग यूनिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर आपके पास कर्नल, शेल क्या होता है, यूजर कौन से लेवल पे कमांड देता है, वो है। अलग अलग टाइप के यूनिक्स जो हमने पढ़े थे, जो जैसे कि हमारा विंडोज जो है वो काफी सारा सिमिलर उसमें से यूनिक्स जैसा सिमिलर था पुराने इसमें। देन मैक अगर आप देखेंगे वो काफी सारा सिमिलर है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पहले के सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे बताया हुआ है। और उसके आगे कौन से ओएस क्या काम करता है, वो है। कर्नल क्या होता है, शेल क्या होता है, और नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या रहता है। तो व्हाट इज कर्नल, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज कर्नल। यस, एनीवन हु कैन आंसर दिस, व्हाट इज कर्नल? कर्नल इज कॉल्ड एज गर्ल्स। चलो क्विक, व्हाट इज कर्नल? कर्नल कौन रहता है, क्या होता है बेसिकली, कौन नहीं। और मैंने आपको पीपीटी में बताया भी था कि कर्नल का जब अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो हमने कर्नल वर्ड सुना है। यहाँ पे कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइट, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब आई डोंट नो आपको कितना याद है या नहीं है। तो काफी सारी चीजें हमने पढ़े थे। और यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे। ओके, एनी स्टूडेंट, व्हाट इज कर्नल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्नल? गर्ल्स, आपको याद है नहीं है, रिप्लाई तो करो। ये सुनो, क्विक क्विक रिप्लाई। हेलो, रिप्लाई क्विक। ओके, देन अदर स्टूडेंट्स। अच्छा, ओके, शेल से कमांड पास करेगा वो, इट्स अ कोड। ओके, अच्छा, सो वेन एवर वी पास एनी कमांड वो अप्रूवल के लिए बेसिकली कर्नल के पास जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। सो बेसिकली हमने एक जो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन समझा था वो था कर्नल इज हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब कभी अगर हम लोग कोई भी काम अगर करेंगे, वो काम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा, कर्नल से होगा। ये हमने पीपीटी लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, जिसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स जो है ये देखे थे। ठीक है, ओके। ये यूनिट 1, सॉरी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। मल्टिक्स था पहले, बाद में ये लोगों ने मिलके ये यूनिक्स बनाया। प्रॉब्लम थे यूनिक्स के अंदर, तो उसके बाद उसमें अपडेट होते गए और सिस्टम 5 बना। और उसके बाद में सी लैंग्वेज मेनली यूज करके आपका जो यूनिक्स है वो बेसिकली बनते गया। धीरे 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 वो ईयर बाय ईयर ईयर और इम्प्रूव होते गया और एडवांस होते गया। और उसके बाद हमने ये कर्नल वर्ड सुना था। यूनिक्स क्या होता है,
दिस आर द पॉइंट्स। और मेनली अगर आपको याद रहेगा, मैंने बताया था कर्नल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रहता है जो हार्डवेयर और यूजर को इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। शेल, जहां से हम लोग कमांड पास करते हैं उसको शेल बोलते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। फाइल्स फोल्डर्स, क्या डिफरेंस रहेगा, यूनिक्स कैसे बना, ये रिचर्ड स्टॉलमॉन कौन था, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या था, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ओके। और उसके बाद में हमने दूसरा चीजें जो देखे थे वो थे कि हमारा जो यूनिक सॉरी लिनक्स है, उसमें ओपन सोर्स इनिशिएटिव कैसे काम में आता है, और जीएनयू प्रोजेक्ट क्या था, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। और बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम हमें फेस करने पड़ते हैं, यूज करते हैं आप लोग अलग अलग काम के लिए, और उसमें आपस में कंपटीशन बहुत हाई रहता है। उबंटू, सूजे, ये अलग अलग जो आपके डिस्ट्रीब्यूशंस है वो पढ़ा था। लिनक्स वर्सेस विंडोज डिफरेंस समझा था हमने। विंडोज किसने बनाया, लिनक्स किसने बनाया, क्या बेटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस मैंने समझाया था आपको। ओके। डायरेक्टरी क्या होगा, टाइप्स ऑफ यूजर्स क्या होंगे, ये सब हमने समझा था। ओके। ये सारा चीजें मैंने बताया था जो मैं अभी आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। रेगुलर यूजर्स, तो आपके अलग अलग टाइप के यूजर्स, रेगुलर यूजर होता है, देन रूट यूजर रहता है, देन उसके आगे आपका सर्वर यूजर आता है जिससे हमारा सिक्योरिटी इंप्रूव करने में हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया था। ओके। अच्छा, अब हमें चालू करना है ये पॉइंट से। और ये पीपीटी में मैं आपको जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ इसमें से बहुत सारी चीजें, आई मीन जो पॉइंट्स आपके काम के हैं वो सारे मैंने वो पीडीएफ में अब ऐड किए हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कुछ पॉइंट्स अगर मिसिंग रहेंगे तो आप ये लेक्चर जो रेफर करोगे उसके अंदर से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप के मोड्स रहता है। पहला जो रहता है वो ये हमारा कर्नल मोड या कर्नल स्पेस रहता है, और दूसरा यूजर स्पेस रहता है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये स्पेस रिजर्व करने का मतलब बहुत सिंपल है। मेरे पास कुछ मेमोरी स्पेस जो रहेंगे दोज आर रिजर्व्ड फॉर रनिंग कर्नल फंक्शंस और कर्नल ऑपरेशंस, ठीक है, स्ट्रिक्टली। और कुछ स्पेस रिजर्व्ड रहेंगे जो यूजर स्पेस के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्नल स्पेस स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर रनिंग कर्नल, कर्नल के कुछ एक्सटेंशन और सब डिवाइस ड्राइवर्स जो रन होंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ आई ट्राई टू रन, इफ आई ट्राई टू प्ले वीडियो, तो वीडियो ड्राइवर्स रन होंगे, ऑडियो ड्राइवर्स रन होंगे। अगर मैं कीबोर्ड चला रहा हूँ तो कीबोर्ड के ड्राइवर्स, माउस चला रहा हूँ माउस के ड्राइवर्स, ये सारे ड्राइवर्स बैकग्राउंड में हमेशा रन होते रहते हैं। और वो ड्राइवर्स को स्मूथली रन होने के लिए हमें एक स्पेस की जरूरत रहेगी। तो अगर मैंने एक साउंड प्ले करने का ट्राई किया है तो वो टाइम पे मुझे वो स्पेसिफिक हार्डवेयर यूज करने का परमिशन है या नहीं है। अगर परमिशन है तभी ही मैं बेसिकली वो स्पेसिफिक हार्डवेयर एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक दूसरा आपको पॉइंट दिया है, यूजर स्पेस इज अ मेमोरी एरिया वेर ऑल यूजर मेड यूजर मोड एप्लीकेशन वर्क एंड दिस मेमोरी कैन बी स्वैप्ड आउट वेन एवर इट इज नेसेसरी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो मेरा हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड में काम करता है। पहला आपका कर्नल मोड रहता है, सेकेंड हमारा यूजर मोड रहता है, ठीक है। अब इफ आई ट्राई टू एक्सेस एनी हार्डवेयर, जैसे कि अगर मैंने अब यहाँ पे एक वीडियो प्ले करने का ट्राई किया तो अब क्या होगा, वो वीडियो, और आई मीन जो वीडियो एक स्टार्ट होगा वो चालू होने के लिए बेसिकली हमें एक स्क्रीन, जो मेरा स्क्रीन है वहां पे आउटपुट दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्पीकर्स चलने चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर उसके साथ में मुझे माइक या उसकी जरूरत है वो चालू होना चाहिए।
तो ये अलग 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 आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो जब कभी हम लोग बेसिकली बात करते हैं ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन करने का जिसमें मल्टीपल हार्डवेयर अगर एक्सेस होने वाले हैं, तो मल्टीपल हार्डवेयर एक्सेस करने के लिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच होता है। ठीक है, सिंपल याद रखो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में रहता है। जब कभी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी आप बोलो सेम वे में काम करता है। आप मोबाइल स्मार्टफोन की बात करो, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर। अच्छा, बाय द वे अगर ये याद आया, एंड्रॉइड जो है दैट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स, राइट। तो हमने जो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सुने हैं उसमें से एक बहुत पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड की आप देखो ना मल्टीपल वर्जन्स जो है वो मार्केट में चल रहा है। तो अब जब मैं मेरा फोन भी अगर यूज कर रहा हूँ तो उसमें भी उसके भी दो वर्जन्स है मेनली। एक यूजर मोड पे वो काम कर रहा है और दूसरा कर्नल मोड पे काम करेगा। नॉर्मली जब अगर हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो वो टाइम पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड पे रहता है। ओके। और जैसे ही हम लोग कोई हार्डवेयर कोई स्पेशल परमिशन अगर मुझे मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्टफोन से रिक्वायर्ड है, वो परमिशन के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड से स्विच होगा कर्नल मोड पे और फिर वहां पे वो काम करेगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर भी अगर आप देखोगे ना तो ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है, मेरे पास जो कर्नल है ना ये फुल्ली लोडेड बंदा है। ये स्पेस आपके पास फुल्ली लोडेड है, ये बहुत सारे काम करता है। यूजर के पास कुछ भी लोड नहीं है बिकॉज इसके बहुत लिमिटेड काम है। जब कभी आप कोई स्पेशल परमिशन कुछ भी एक्स्ट्रा काम या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करना है, आपका ओएस इमीडिएटली यूजर स्पेस से कहाँ पे जाएगा, कर्नल स्पेस पे। वहां पे परमिशन वेरीफाई होंगे, अगर एक अलाउड है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये हमारा मेन काम था। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आप सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। ठीक है। और इसके आगे जो क्वेश्चंस है उस पे हम लोग काम चालू करेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक एंड होता है। अब मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूँ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओके। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। सुनो, सेकेंड पार्ट में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है और उसके ड्यूटीज क्या होता है और क्यों इतना जरूरी है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली ऐसा समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके बिना मेरा कोई भी काम नहीं हो सकता स्टार्ट टू एंड। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी काम अगर करना है, कोई एक नया, अच्छा अब सॉफ्टवेयर को हम लोग लिनक्स में पैकेजेस बोलते हैं। तो मुझे कोई एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आई मीन पैकेज अगर इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, एक नया यूजर क्रिएट करना है, सारे काम जो है वो यहाँ पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो करता है या वो आपको परमिशन देगा। सो बेसिकली दो मेजर काम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी मेंटेन करना, क्या क्या पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कुछ काम ऑटोमेशन में डाल सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पे पाइथन जो है ना ये मेनली यूज होता है फॉर दी ऑटोमेशन पर्पस। ड्यूटीज बहुत सारे ड्यूटीज है, वन बाय वन हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेम सिंपल सा इमेज है जिसके अंदर मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें बताए हुए हैं यहाँ पे। आप इसको वन बाय वन समझ सकते हैं। तो ये जो है ना ये मेरे पास
7 अलग अलग सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी है, जहां से हम लोग फर्स्ट से चालू करेंगे काम हमारा। इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग सर्वर्स। अब जब अगर मैं यहाँ पे सर्वर वर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान से एक पॉइंट याद रखो। अब तक हमें जब कभी अगर हम लोग सर्वर वर्ड सुन रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर और समथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वर का मतलब हमेशा वैसा नहीं रहता है। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर के ऊपर मैं कोई सर्टन सॉफ्टवेयर या पैकेजेस इंस्टॉल करके एक सर्वर सेटअप कर सकता हूँ। तो मुझे हमेशा एक पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ सर्वर। पहले बात तो ये हर टाइम इतने बड़े सर्वर का काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये फोटो तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े सर्वर की मुझे हमेशा जरूरत नहीं है। हाँ, हमने हमेशा दिमाग में रखा है कि सर्वर मतलब ऐसे ही रहता है, लेकिन मेरा काम अगर छोटा है तो मेरा एक कंप्यूटर जो है ना, ये मेरा सर्वर हो गया। और इसके ऊपर मैं कोई अलग अलग सर्विसेज अगर चालू कर रहा हूं, तो वो सर्विसेज स्पेसिफिक जो मैं पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, वो पैकेजेस के थ्रू भी मैं कोई सर्वर सेटअप कर सकता हूं। मतलब पैकेजेस का मतलब सॉफ्टवेयर। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी सर्टन सर्वर आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जैन और वैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। जब पीएचपी और माई एसक्यूएल जैसे टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम लोग काम करते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो इसमें क्या किया मैंने, ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो जाके मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा, हो गया मेरे कंप्यूटर पे एक सर्वर सेटअप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हेन वी यूज अ वर्ड सर्वर टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर यू प्रोबेबली थिंक ऑफ समथिंग, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास अलग अलग सर्वर्स हो सकते हैं। अब वो सर्वर जो है ना, वो आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस है। ध्यान से समझो यहाँ पे, जब मैं सर्वर वर्ड अगर यूज कर रहा हूं, मैं अलग कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बिग कंप्यूटर्स कि हर एक काम के लिए इतने बड़े कंप्यूटर्स यूज होंगे। हाँ, जब गूगल, इंस्टा, फेसबुक, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक या फिर टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, जो हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स को अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो टाइम पे कोई स्पेशलाइज पर्पस के लिए उनके उनको अलग अलग ऐसे मशीन्स असाइन करने पड़ेंगे। लेकिन नॉर्मल टर्म्स में इसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मुझे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेटअप करना है, मतलब बहुत सिंपल वे में दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा यूजर्स आपस में फाइल एक्सचेंज कर पाए। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे, मैंने आपके साथ अभी पीडीएफ नोट्स शेयर किए, वो पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट भेज पाया बिकॉज वहां पे वो जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप तक पहुंचा। तो अगर वो प्रोटोकॉल अगर हमने ब्लॉक कर दिया, तो वो फाइल्स भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब ये प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या रहता है? आई कैन से दिस इज सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है। और सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, जो प्रिंसिपल्स या जो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो सर्वर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द सर्वर में प्रोवाइड फाइल और प्रिंटर शेयरिंग। ये भी मेरा एक सर्वर हो सकता है जिसका काम है प्रिंटर को नेटवर्क में शेयर करना। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके थ्रू मैं प्रिंटर को 50-100 यूजर्स के बीच में शेयर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रिंटर सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। फाइल ट्रांसफर अगर करना है, जितने भी नेटवर्क में लोग हैं उनको आपस में अगर कम्युनिकेट करना है, डेटा एक्सचेंज करना है, तो फिर वो ऐसे कोई फाइल्स एक्सेस कर पाएंगे, है ना। वो हो सकता है। वेबसाइट एक्सेस करना है, उसके लिए मेल के लिए हम लोग अलग से वापस पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, जैसे मैंने पॉइंट हाईलाइट किया था, डोंट थिंक ऑफ सर्वर एज अ स्टैंड अलोन वर्क स्टेशन। बराबर है। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सब लोग सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला ड्यूटी हो गया जो मैंने आपको बताया। अब सेकेंड पे आता है। सेकेंड वाला क्या है? इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब जब कभी मैंने जो आपको अच्छा, मैंने आपको वो
सॉफ्टवेयर नहीं दिया है जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो जब कभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे मैं आपको लाइव बताऊंगा, अभी मैंने आपको वो बताया नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना मेरे पास ये दो टाइप के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आते हैं, एक गनॉम आता है एक केडी आता है। तो ये मेरे पैकेजेस हो गए। तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अगर मुझे लिनक्स में सेटअप करना है, ओके, लिनक्स एंटरप्राइज में अगर सेट सॉरी रेड हैट एंटरप्राइज में अगर सेटअप करना है तो मेरे पास यहाँ पे ये मुझे जीयूआई बताएंगे। मतलब जब मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा तो उसका लुक एंड फील कितना यूजर फ्रेंडली रहेगा, कितना मैं उसको इजीली अप्लाई कर सकता हूँ, उसके लिए ये पैकेजेस है। तो यहाँ पे जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिस्ट ऑफ पैकेजेस आते हैं, कैटेगरीज आते हैं, दिस आर द कैटेगरीज। ठीक है, और वो कैटेगरीज के अंदर ये आपके पैकेजेस और सॉफ्टवेयर है। तो पैकेज का मतलब सॉफ्टवेयर है सिंपल भाषा में। पैकेज मीन्स सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे ये गनॉम और केडी डेस्कटॉप ये वाला पैकेज जब इंस्टॉल करूंगा ना, तब जाके मेरे कंप्यूटर विंडोज जैसा ही यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा, जिसके थ्रू मैं ज्यादा कमांड्स लिखे बिना भी रेडिट के साथ वर्क कर सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरे बहुत सारे चीजें रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोग यहाँ पे जो यूजर्स है, इंडिविजुअल यूजर्स जो है वो भी अपने लिए अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो सेटअप कर सकता है। इफ एन एप्लीकेशन इज टू बी यूज्ड बाय मोर देन वन यूजर प्रोबेबली नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड हायर अप इन अ लिनक्स फाइल हायरार्की व्हिच इज अ जॉब कैन बी परफॉर्म बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत सिंपल भाषा में, मैं नेटवर्क में हूँ, मेरे मेरे जैसे और 50 कंप्यूटर्स है नेटवर्क में। अब उसमें से मेरे कंप्यूटर पे मुझे कोई एक यूनिक सॉफ्टवेयर अगर चाहिए, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे खुद से ही इंस्टॉल करूंगा। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर सारे 50 कंप्यूटर्स को अगर चाहिए, है ना, सारे 50 पीसीस को अगर चाहिए, तो फिर मैं इंडिविजुअल इंस्टॉल नहीं करूंगा। फिर क्या होगा, मेरा जो सर्वर एडमिन होगा, ये एडमिन इसको सर्वर से इंस्टॉल करेगा, जो सारे कंप्यूटर्स पे सारे क्लाइंट को एक्सेसिबल होगा। ये पैटर्न चलता है। तो ये काम अगेन आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स के जो एक्सेस है नेटवर्क में कंप्यूटर पे उसको लिमिट कर सकता है। तो मैं आपको एक ग्रुप बना के उसके अंदर ऐड करूंगा। जैसे मैंने FIBAC ID का एक ग्रुप बना दिया। अब मैं जब आपको उसमें ऐड कर दूंगा तो मैं वहां पे आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपकी ड्यूटीज लिमिट कर दूंगा, जिससे आप वही काम कर पाओगे मैंने जो अलाव किया है। जो मैंने अलाव नहीं किया वो काम आप नहीं कर पाएंगे। देन न्यू सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्टरी होता है। अब याद रखो, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था और अभी वापस मैं बता रहा हूँ, एक फॉरवर्ड स्लैश नाम का डायरेक्टरी रहता है, इसको हम लोग रूट डायरेक्टरी बोलता है। आपके जो भी नए पैकेजेस, अब जब जब मैं पैकेज वर्ड अगर यूज कर रहा हूं मतलब मैं सॉफ्टवेयर वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर पैकेजेस मीन सॉफ्टवेयर अलग अलग। तो आपके जो भी पैकेजेस रहेंगे वो ये स्पेसिफिक जो नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है ना कहीं एक डायरेक्टरी में जाके लोड होंगे। तो वो यहाँ पे ये डायरेक्टरी का नाम दिया हुआ है। सारे डायरेक्टरी के आगे फॉरवर्ड स्लैश क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज वो रूट डायरेक्टरी का पार्ट है इसके लिए। तो फॉरवर्ड स्लैश मीन्स रूट डायरेक्टरी। यहाँ पे इसको रूट हम लोग लिखते नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश से ही हम लोग मेंशन करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद में अब जो जो मुझे यूनिवर्सली सारे यूजर्स या जितने भी क्लाइंट्स है मेरे नेटवर्क में सबको प्रोवाइड करना है, तो उसको तो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर ही एक मेन डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करूंगा। जो मुझे लोकली खाली इंडिविजुअल यूजर्स को देना है उसको हम लोग यहाँ पे रूट के अंदर यूएसआर मतलब यूजर और उसके अंदर लोकल, या फिर सीधा रूट के अंदर यूजर नाम का डायरेक्टर रहेगा उसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये दो हो गए। और अब ये 7 ड्यूटीज में से अभी हम लोग आएंगे तीसरे ड्यूटी पे। दैट इज थर्ड ड्यूटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्या है, क्रिएटिंग मेंटेनिंग यूजर्स। ओके, तो ये दो ड्यूटी जो भी मैंने बताया, किसी को भी डाउट है जल्दी बताओ, रिप्लाई क्विक। एनीवन एनी डाउट्स? ओके, अदर गर्ल्स? बाकी लोग जल्दी रिप्लाई करो, आई होप जाग रहे हैं सब।
आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल, क्विक क्विक, जल्दी से। आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम सो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। सारे 27 स्टूडेंट्स, रिप्लाई रिप्लाई, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो ड्यूटी है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, उसका वो है क्रिएटिंग मेंटेनिंग यूजर अकाउंट्स। ध्यान से वर्ड अगर आप समझोगे, यूजर अकाउंट्स, हम कॉलेज के कंप्यूटर पे भी, कंप्यूटर लैब में भी अगर लॉग इन करता है, हमने देखा रहेगा बहुत बार एक एडमिन अकाउंट रहता है, एक स्टूडेंट अकाउंट रहता है। तो हम स्टूडेंट अकाउंट पे लॉग इन क्लिक करेंगे तो फिर उस पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, बस सिंपल है। तो अब यहाँ पे मैं, आई मीन सिस्टम एडमिन या सर्वर एडमिन जो है, वो क्रिएट कर सकता है ऐसे यूजर अकाउंट को, मैनेज कर सकता है उसको। मैनेज करने का मतलब क्या है, मैंने क्रिएट तो कर दिया, अब मुझे वो अकाउंट आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक ही एक्सेसिबल रखना है। जैसे कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, अब आप ये कॉलेज के स्टूडेंट रहोगे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद में आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्रिएट एंड मैनेज के अंदर हम लोग कोई अकाउंट्स नए क्रिएट कर सकते हैं, उसके अकाउंट को टेम्पररी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, उसको एक्सेसिबल कर सकता है, कोई यूजर्स को हम लोग डिलीट कर सकता है। ये सारे काम आता है, मैनेज का मतलब ये होता है। तो जो सर्वर एडमिन रहेगा वो क्या कर सकता है, एन अकाउंट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर ईच यूजर and system administrator may do this. System administrator can give option to users to change their own password. तो मैं मेरा पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद में। कॉन्फ़िगरिंग सेटिंग टू प्रॉम्प्ट यूजर दैट दे मस्ट चेंज द पासवर्ड पीरियोडिकली। तो ये ऐसे नोटिफिकेशन जो है वो सर्वर एडमिन दे सकता है। बाद में पासवर्ड प्रोटेक्शन आपका कैसा बेटर होना चाहिए वो हम लोग बता सकते हैं, है ना, ये काम भी हो पाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन स्टॉप पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग देयर अकाउंट, मैं टेम्पररी आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाना है वो हम लोग वेब, आप इंटरनेट जो एक्सेस करेंगे, यहाँ पे ये जो वेब वर्ड है इसका मतलब है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो हम लोग एक्सेस करेंगे इसके ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि कौन से बेसिकली वेबसाइट्स या सम लिंक्स एक्सेसिबल नहीं होंगे हमारे नेटवर्क में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हम एफबी और इंस्टा को ब्लॉक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। तो सम स्पेसिफिक वेबसाइट्स जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन में काम नहीं, एक्सेस नहीं होना चाहिए, ऐसे सर्टन वेबसाइट्स को हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कंप्लीटली किसी को इंटरनेट एक्सेस करने से ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर सर्टन साइट हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, ये दोनों काम हो सकता है। तो ये हमारा सेकेंड फोर्थ काम जो है ये हो गया। थर्ड थर्ड हमारा टास्क हो गया। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। अच्छा, अब इसके पहले और एक पॉइंट, जो ये बेसिकली वेबसाइट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने वाला जो बात है, वो मैं आपको एक टॉपिक इसके बाद में पढ़ाऊंगा। एक बार मुझे रिमाइंड करना, ये लेक्चर खत्म होने के पहले हम लोग जो रिस्ट्रिक्शंस हम लोग डालते हैं ना इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, उसके लिए हम लोग एक प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करते हैं। तो वो प्रॉक्सी सर्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज मुझे सिर्फ एक बार रिमाइंड कराना, ये लेक्चर खत्म होने के पहले हमें वो डिस्कस करना है। पहले अभी ये वाला जो ऑनगोइंग टॉपिक है ये हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रॉक्सी सर्वर पे आएंगे। तो आपको पता चलेगा बेसिकली मैं वहां पे वर्ड प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ऑल टुगेदर एक नया मशीन सेटअप नहीं करूंगा। प्रॉक्सी सर्वर का जो पैकेज या सॉफ्टवेयर रहेगा उसको मैं मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करूंगा। वो पैकेज इंस्टॉल करने का मतलब मेरे कंप्यूटर में वो सर्वर इनेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर का मतलब है कोई एक सर्विस इनेबल करना या डिसेबल करना अपने कंप्यूटर में, उसको हम लोग सर्वर वर्ड यूज कर रहे हैं, और ब्रॉडली भी वैसे ही होता है। खाली हाँ, वो सर्विस अगर बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े यूजर बेस को देना है तो वो टाइम पे हम लोगों को उसके लिए स्पेशल एक अलग से कंप्यूटर सेटअप करने की जरूरत पड़ती है बेसिकली। ओके, नाउ फोर्थ ड्यूटी जो रहता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, वो रहता है बैकिंग एंड रिस्टोरिंग फाइल्स।
तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग रेड बोलते हैं, RAID। अब ये कुछ चीजें आपको समझना याद रखना क्यों जरूरी है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रेड बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला नहीं, ये वाला है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये स्पेसिफिक इसमें हम लोग मेनली सर्वर पे बैकअप जनरेट करने के लिए करता है। तो ऐसा समझो कि ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर पे मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया, ये मेरा फाइल 1 है। सॉरी, इसको वापस ड्रॉ करता है, आई जस्ट क्लियर इट ऑल। तो मैंने कंप्यूटर पे एक फाइल बना दिया, ये मेरा फाइल 1 है। अब ये जो फाइल है ये मेरा वर्ड फाइल भी हो सकता है, ये कोई एक PDF फाइल भी हो सकता है, ये कोई एक्सेल फाइल भी हो सकता है, या कोई भी फाइल हो सकता है। अब ये फाइल को मुझे मेरे कंप्यूटर पे स्टोर करना है। सॉरी, तो ये दो वे में होगा। एक, ये इसका ओरिजिनल कॉपी जो है ये मेरे मेन सर्वर पे जाएगा या मेन मशीन पे जाएगा, जो भी आप बोलो। और एक इसका डुप्लीकेट कॉपी बनेगा जो बैकअप सर्वर पे जाएगा, जिसको मैं बैकअप सर्वर बोलूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेम फाइल एक हार्ड डिस्क पे जाएगा, ये मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है। तो जब कभी मैं फाइल सेव करने का ट्राई करूंगा ना, उसके दो कॉपी जाएंगे, हमें दो कॉपी सेव होंगे। पहला कॉपी यहाँ पे जाएगा, ये फाइल 1 मेरा यहाँ पे स्टोर हुआ, और ये सेम फाइल 1 एक यहाँ पे सेव्ड हुआ। तो जब हम लोग बड़े कंपनीज में होते हैं तो जो डेटा होता है, जैसे बैंक समझो ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उनका, या यूनिवर्सिटी समझो, स्टूडेंट्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका एडमिशन का रिजल्ट डेटा अगर मिसप्लेस हो गया, कैसे पता चलेगा कौन सा यूजर कौन से ईयर में पढ़ रहा था, उसके लास्ट उसके एकेडमिक्स क्या थे, वो पास हुआ नहीं था, केटी था नहीं था, उसके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हमें स्टोर करने पड़ते हैं, और मैं वो जो इंफॉर्मेशन है उसका एक ही कॉपी सेव नहीं कर सकता, मुझे उसके एक बैकअप कंपलसरी बनाना पड़ेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ भी हुआ तो वो टाइम पे मेरा ओरिजिनल डेटा लॉस हो सकता है। तो वो डेटा को अगर लॉस हो गया कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो टाइम पे वी सपोज टू हैव अ बैकअप ऑफ द सेम सर्वर और सेम डेटा। तो वो बैकअप क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम लोग RAID नाम का टेक्नोलॉजी या RAID नाम का एक पैटर्न यूज करते हैं। इसको ऑल टुगेदर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैंने खाली एक बहुत बेसिक वे में बताया, बट ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो एक RAID और दूसरा जो है वो है प्रॉक्सी। ये दोनों हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज नोट करके रखना, और मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड कराना। तो अभी के लिए चलो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें बैकअप एंड रिस्टोर है। तो बैकअप रिक्वायर टू सिक्योर डेटा फ्रॉम कंप्यूटर फेलियर। कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा कंप्यूटर क्रैश होता है, हार्ड डिस्क फेल होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका बैकअप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अगेन आपका सर्वर एडमिन बनाएगा वो। बैकअप कैन बी टेकिंग हाई कैपेसिटी टेप ड्राइव्स। अब यहाँ पे टेप ड्राइव्स का मतलब हम लोग हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, और आज के टाइम में SSD ड्राइव, अगर आपने सुना रहेगा तो। दूसरा, इट्स मोर सेंसिबल टू बैकअप यूजर अकाउंट्स एंड सिस्टम फाइल्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडीज। अब ये पहले होता था, आज तो सीडी का कंसेप्ट ही चले गया, आज नहीं होता है। तो सीडी के जगह पे आपका सारा डेटा कहाँ पे जा रहा है, क्लाउड पे बैकअप हो रहा है, क्लाउड पे। तो सर्वर एडमिन मस्ट डिसाइड व्हाट टू बैकअप एंड हाउ फ्रीक्वेंटली बैकअप शुड टेक प्लेस। बहुत सिंपल आप समझो, आपके फोन में आपने देखा रहेगा व्हाट्सएप फ्रीक्वेंटली बैकअप होता है। अगर कभी अगर मुझे एक न्यू ओल्ड फोन से न्यू फोन पे अगर स्विच करना है, तो मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप का सारा बैकअप क्लाउड पे डालना पड़ेगा, मतलब जो मेरा जीमेल अकाउंट साथ में लिंक्ड रहेगा। और फिर वो अकाउंट से जब कभी मैं नए फोन में लॉग इन करूंगा तो मेरे फोन में वो जो क्लाउड पे डेटा गया है वहां से वो सारे चैट वीडियोस फोटोज जो भी आपके व्हाट्सएप पे रहेंगे वो सारे वहां पे आ जाएंगे। बराबर है, तो ये वे में चीजें बैकअप होता है। देन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ये स्पेसिफिक पैटर्न यूज करता है, जो मैंने अभी आपको जस्ट उसका एक छोटा सा हिंट दिया। इसको डिटेल में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे जो जरूरी है। RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये फुल फॉर्म क्या होता है वो भी समझेंगे हम लोग। तो ये बेसिकली हमारा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का फोर्थ ड्यूटी था।
टोटल 7 ड्यूटीज है, 4 हमने डिस्कस किए, और उसमें जो 2 टॉपिक इंडिविजुअल हमें डिस्कस करना है, जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हुए पर्सन को पता होने चाहिए, वो हम लोग करेंगे। ओके, चलो इसके बाद में ये 4 ड्यूटी हो गए। फिफ्थ वाला है मॉनिटरिंग एंड टर्निंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये जो एक फोटो बता रहा है ना, इससे आपको प्रॉपर पता चलेगा। अगर बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस 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 करते हैं तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है, एक सेम काम बार बार करोगे। सेम यहाँ पे है, जो सिस्टम को हमें ऑनगोइंग प्रोसेस जो भी रहेंगे, है ना, वहां पे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चलता है। मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे टूल्स की बात करूंगा, बेसिकली हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डायग्नोस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो एनालिटिकल टूल्स भी बोलते हैं बहुत बार उसको। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग अलाउज यू टू डिटेक्ट मिसबिहेविंग इन सम एप्लीकेशन, जो लेट्स से कि ज्यादा रिसोर्स का मतलब है ज्यादा मेमोरी पावर कंज्यूम कर रहा है, या फिर ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने कभी अपने फोन में सुना रहेगा ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन आता है ना, कि कोई स्पेसिफिक ऐप आपके बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज करो। यस, कितने लोगों ने नोटिस किया है ऐसा? ऑप्टिमाइज योर ऐप करके आता है, जहां पे बैटरी सेव हो जाएगा, है ना, अननेसेसरी मेरा मेमोरी अगर लूज हो रहा है तो उसको वो एक बेटर ऑप्शन बना देगा। आपने कितने लोगों ने नोट किया है ऐसा? कितने लोगों को आता है ऑप्टिमाइज वर्ड करके आता है? फोन में हमें आता है, स्मार्टफोन में सबको। तो वो क्या हो गया, आपका स्मार्टफोन जो है वो कंटिन्यूअसली खुद को मॉनिटर कर रहा है, अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनको वो मॉनिटर कर रहा है। और कोई ऐप अगर मिसबिहेव करेगा, कोई ऐप अगर बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली उसको या तो हम लोग मेमोरी से हटा देंगे, टेम्पररी शट डाउन कर देंगे, या टेम्पररी हटा देंगे, बराबर है, या उसको रिपेयर करने का ट्राई करेंगे, कोई भी मिसबिहेव रहेगा उसको। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, मॉनिटरिंग प्लस बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन जो रहेंगे लिनक्स के, अलाउज यू टू स्क्वीज द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। लिनक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले डिवाइस पे भी मेरा लिनक्स इंस्टॉल्ड हो सकता है, और हाई कॉन्फ़िगर्ड लेटेस्ट कोई सिस्टम्स रहेंगे उस पे भी लिनक्स बहुत इजीली इंस्टॉल्ड होता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा, आई कैन से एक बहुत एक एडमायर करने वाला इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी फीचर है, आई कैन फ्रेम दिस वे, कि आप लिनक्स को एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पुराने कोई सिस्टम पे भी इंस्टॉल करोगे वहां पे भी वो इंस्टॉल हो जाएगा, और नए कोई सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे वहां पे भी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब पुराना मतलब मेरे पास प्रोसेसर पुराना है, मेमोरी कम है, उस पे भी वो काम करेगा। और लेटेस्ट वाला जो है वो तो आपका बेस्ट ही नया डिवाइस होगा, लेटेस्ट प्रोसेसर रहेंगे, ओएस बड़ा रहेगा, अब सॉरी आई मीन रैम बेटर रहेगा, तो उस पे तो वो काम करेगा ही। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मेरा जो टाइप का डिवाइस रहेगा वो टाइप के डिवाइस में बेस्ट परफॉर्मेंस सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिनक्स यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं जीपे यूज करूंगा तो वो जीपे मेरे डिवाइस में मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन देखेगा। तो जीपे आपका 5,000 वाले फोन में भी चलेगा, 50,000 वाले फोन में भी चलेगा, 1-1.5 लाख वाले, 2 लाख वाले आईफोन में भी चलेगा, और परफॉर्मेंस दोनों में वो सेम देगा। तो परफॉर्मेंस स्क्वीज करने का ट्राई कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ट बेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं कहीं पे परफॉर्मेंस आपके मेरा महंगा फोन के ऊपर वो परफॉर्मेंस, हाँ वो फोटो और उसके लिए तो बहुत अलग होगा, कोई गेम्स के लिए आपका परफॉर्मेंस वहां पे इंप्रूव होगा। तो नॉर्मल जीपे जैसे जो ऐप है ये मिनिमम मेमोरी में काम करेंगे, सो दैट वो सेम परफॉर्मेंस दे पाए सारे डिवाइसेस पे। लेकिन अगर मैं गेम की बात करूंगा तो गेम के अंदर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। गेम के पास जितना आपका फोन या डिवाइस आपका जितना महंगा रहेगा, अच्छा रहेगा, वहां पे आपको परफॉर्मेंस उसका अलग 100% मिलेगा। तो बस वही सिमिलर टाइप के परफॉर्मेंस की बात कर रहा है।
और विंडोज 8 और 10 के अंदर अगर आप देखेंगे HD पैरामीटर अगर आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे डायग्नोसिस का अलग से ऑप्शन आता है। पुराना वाला मैंने बताया, नए वाले में भी आपको मिलेगा। तो इसके अंदर हम लोग कैसे परफॉर्मेंस क्वीज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं। तो हमारा 5 ड्यूटी हो गए। अब 6th वाले ड्यूटी पे आता है हम लोग, दैट इज कॉन्फ़िगरिंग अ सिक्योर सर्वर। अब सिक्योर सर्वर कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम जब कभी कोई एक सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग काम होता है। तो वो अलग अलग काम करने के लिए या वो सारे काम प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सिस्टम्स को सिक्योर करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग हमारे फोन को सिक्योर करता है, घर को सिक्योर करता है, लैपटॉप को सिक्योर करेंगे। अब यहाँ पे घर को तो हम लोग लॉक लगा के सिक्योर करते हैं, लैपटॉप और मोबाइल को हम लोग ऐसा फिजिकल लॉक नहीं लगा सकते, उससे वो सिक्योर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टास्क दैट नो डेटा ऑन द मशीन और नेटवर्क, जो करप्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना, हार्डवेयर फेलियर या पावर फेलियर नहीं होना चाहिए, या यूजर साइड की कोई एरर की वजह से डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास अलग अलग टाइप के कुछ अटैक होता है, और या अटैक का मतलब है कि जिसके थ्रू हमारा डेटा लॉस हो सकता है, डेटा मिसयूज हो सकता है, कोई दूसरे हमारे रिसोर्स को मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे कोई टाइप के अटैक जो हम लोग नेटवर्क पे हैंडल करते हैं, या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जिसको मॉनिटर करता है, या हमारे पास बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो ऐसे अटैक को मॉनिटर करके ब्लॉक करने का काम करता है, जिसमें से एक है डीडॉस अटैक, ईमेल अटैक, या वर्म्स अटैक हो सकता है। अब डीडॉस का मतलब बहुत सिंपल भाषा में होता है, डॉस का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ओके, डॉस अटैक जो होता है, इसका मतलब, डी का मतलब होता है डिनाइल, ओके, ऑफ सर्विस। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं जब कभी सर्वर को ओवर बिजी कर दूंगा फेक रिक्वेस्ट की वजह से, तो जब कभी हम लोग को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऑफ कोर्स वो रिक्वेस्ट आपका जाता है सर्वर पे। अब मैंने सर्वर को अगर ओवर बिजी कर दिया एक्स्ट्रा फेक रिक्वेस्ट भेज के, और उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऐसे टूल्स होते हैं जिससे मैं आर्टिफिशियल यूजर रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, 10,000, 15, 20, 50,000। अगर मैंने ऐसे आर्टिफिशियल रिक्वेस्ट जनरेट करके सर्वर को मैं बार बार भेज रहा हूं, तो अब सर्वर क्या हो गया, बिजी हो गया। और सर्वर बिजी हो गया तो जो काम के कोई रिक्वेस्ट है उसको वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा समझो कि आपका फोन है, आपके फोन पे मैं कंटिन्यूअस ब्लैंक कॉल दे रहा हूं, तो क्या होगा, अननेसेसरी कॉल आते रहेंगे, और काम का कॉल जो है उसको हमेशा, जब कभी वो आपको कॉल करने का ट्राई करेगा, जो पर्सन को जेन्युइनली काम है या आपको कुछ काम का इंफॉर्मेशन वो दे सकता है, क्या होगा, उसको हमेशा बिजी टोन मिलेगा, है ना, वो आपसे कभी प्रॉपरली कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो मैं जो मेन कनेक्शन लाइन है जहां पे आपका ओरिजिनल कम्युनिकेशन हो सकता है, उसको मैं कंटिन्यूअस बिजी रखूंगा। और ये ऑफ कोर्स बिजनेस में राइवल्स एक दूसरे का बिजनेस थोड़ा करप्ट करने के लिए, हाँ, ऐसे बहुत बार स्ट्रेटेजीज बनते हैं। तो इसको डॉस अटैक बोलते हैं, डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां पे सर्वर को ओवरबर्डन कर दो विद अ फेक रिक्वेस्ट, जिससे जेन्यून यूजर्स जब सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो वहां पे बताएगा कि भाई सर्वर ओवरबर्डन चल रहा है, सर्वर बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए हुए हैं सर्वर पे। तो आज के टाइम पे तो ये इश्यूज ज्यादा नहीं आता है, बिकॉज पहले ये बहुत ज्यादा होता था। आज के टाइम पे हम लोग AWS जैसा सिस्टम जब यूज करता है ना, या ऐसे कोई दूसरे क्लाउड सर्वर्स, तो इसमें क्या होता है, एरिया स्पेसिफिक आपका सर्वर सेटअप होता है। तो अगर मैं बोरिवली में हूँ, मैं बांद्रा में हूँ, मैं दादर में हूँ, तो मेरे एरिया स्पेसिफिक सर्वर सेटअप होंगे, और वो एरिया से अगर रिक्वेस्ट अगर ज्यादा आता है तो AWS के अंदर एक लोड बैलेंसर होता है, लोड बैलेंसर। तो ये जो लोड बैलेंसर नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर है ना, वैसे ही और 4 नए सर्वर वो रेडी कर देगा। सो क्या होगा, आपके एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट जो है ना वो अलग अलग सर्वर पे बाइफरकेट हो जाएंगे। और सिमिलर वे और एक्स्ट्रा अगर रिक्वेस्ट आएंगे
तो वो और एक्स्ट्रा सर्वर्स, वर्चुअल सर्वर को सेटअप कर देगा वहां पे। तो ये पैटर्न होता है बेसिकली। तो लोकल एरिया लेवल पे बाय डिफॉल्ट मेरा एक सर्वर सेटअप है, और उसमें अगर मुझे लगता है कि नहीं एक सर्वर से मेरा काम नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये और चाहिए उतने एक्स्ट्रा सर्वर सेटअप करते जाएगा, है ना। ये बेसिकली हमारा काम होता है। आई होप क्लियर है, समझ में आया। बाकी डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आपको उतना जरूरी नहीं है। जब कभी हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे और उसमें अगर मैं AWS पे अगर आपको थोड़ा वर्चुअल सर्वर सेटअप करने बताऊंगा, तो वहां पे हम लोग देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो AWS पे हम लोग एक वर्चुअल सर्वर सेटअप करके लिनक्स के जो हमारे प्रैक्टिकल्स है, मतलब जो कमांड्स और ये सब वहां पे कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो जैसे हम लोग एक सर्वर AWS पे सेटअप करेंगे साइन अप करके, वैसे ही नॉर्मल कंपनीज जो होता है वो उनके 50 सर्वर वहां पे ही सेटअप होता है। तो डॉस अटैक पहले बहुत ज्यादा चलता था, आज उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हाँ, टेम्पररी 2 5 10 मिनट के लिए मेरा सिस्टम को डाउन करेगा, और वो 10 मिनट भी बहुत होते हैं कभी कभी जब एक्चुअल प्रेशर या बर्डन है। तो डॉस अटैक आज के टाइम पे 5 10 मिनट से ज्यादा आपके नेटवर्क को हार्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो 10 मिनट में बहुत बड़े खबर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा डेटा लॉस हो सकता है। तो ऐसा समझो ना कि कोई अगर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जरोदा है, अपस्टॉक्स है, मोतीलाल है, या आपने और जो भी ऐसे नाम सुने रहेंगे। तो अब जब मैं मेनली ट्रेड कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे सारे रिक्वेस्ट जो है वो कोई ना कोई एक सर्वर पे जा रहा है। अब वो सर्वर को अगर आपने 5 मिनट के लिए अगर ओवरबर्डन कर दिया ना, 5 मिनट के लिए भी अगर आपने उसको बहुत ज्यादा बिजी कर दिया, तो 5 मिनट में बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए लॉस हो सकता है। दैट 5 minutes कैन कॉस्ट crores ऑफ रुपीज। ओके। तो यहाँ पे वो 5 मिनट के लिए भी सर्वर को बिजी करना आर्टिफिशियल वे में, जेन्यून रिक्वेस्ट के थ्रू नहीं। तो यहाँ पे हम डीडॉस क्यों बोल रहे हैं, इंडिविजुअल मशीन या इंडिविजुअल सोर्स से ऐसे फेक रिक्वेस्ट अगर आते हैं तो उसको मेरा सर्वर डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देगा, स्पैम कंसिडर कर देगा। जैसे ट्रू कॉलर होता है, तो ट्रू कॉलर अगर कोई जेन्यून नंबर, कोई नंबर्स होते हैं जहां से बहुत बार टेली मार्केटिंग कॉल्स या टाइम पास कॉल आते रहते हैं, तो मैंने अगर वो नंबर ब्लॉक किया और मेरे जैसे और 100 200 लोगों ने अगर सेम नंबर ब्लॉक किया, ट्रू कॉलर हैज आइडेंटिफाइड कि ओके दिस इज द स्पैम नंबर। सो उसके बाद जिस किसी को भी वो नंबर से कॉल आएगा, उसको वो रेड में हाईलाइट करके बताता है दिस इज द स्पैम कॉल। बस सेम सिनारियो होता है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट, जो अटैकर है उसने जो मेहनत से इतने सारे रिक्वेस्ट बनाए, वो सारे रिक्वेस्ट स्पैम कंसिडर ना हो ना, इसके लिए हम लोग डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस करते हैं। मतलब एक सेम आईपी एड्रेस से सारे रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएंगे, मैं 100 500 अलग अलग आईपी एड्रेस आर्टिफिशियली कॉन्फ़िगर करके उसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो नाउ सर्वर इज इटसेल्फ इज कंफ्यूज्ड, सर्वर इटसेल्फ इज गॉट कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सा रिक्वेस्ट जेन्यून है, कौन सा रिक्वेस्ट जेन्यून नहीं है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस बोलता है। मतलब एक ही फोन से ब्लैंक कॉल देने के बदले मैंने 50 अलग अलग नंबर से आपको टेलीमार्केटिंग या टाइम पास कॉल देना चालू किया, तो ट्रू कॉलर ने 2 3 नंबर्स डिटेक्ट किए, बाकी सारे रेड में नहीं आएंगे जो अब तक उसने डिटेक्ट नहीं किए। तो ये बेनिफिट होता है। तो अगर मैंने 50 अलग अलग आईपी एड्रेस से अगर सर्वर पे फेक रिक्वेस्ट भेजे, तो 2 5 जो फायरवॉल है वो उसको ब्लॉक कर देगा, है ना। लेकिन बाकी के 45 रिक्वेस्ट तो सर्वर पे हिट करेंगे, जो उसका परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं डिग्रेड करेंगे। ईमेल अटैक कुछ बड़ी बात नहीं है। ईमेल के साथ में हम लोग कोई वायरस भेज देंगे, कोई एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगा जो आपका ईमेल अकाउंट का एक्सेस या कॉन्फिडेंशियल डेटा बाहर पास करेगा। वर्म्स एंड वायरस, अच्छा अब दो चीजें रहता है, वायरस एंड वर्म्स। ओके, वायरस होता है और एक वर्म रहता है। तो वायरस और वर्म में डिफरेंस क्या है, ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स या पीसी जो रहता है इस पे अटैक करता है, और वर्म जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पे अटैक करता है, याद रखो। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे हम अगर हमारा ऑफिस है, तो वहां पे 100 200 कंप्यूटर्स रखे रहेंगे, जहाँ पे वो ऑफिस के नेटवर्क के अंदर हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, फाइल एक्सचेंज करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे, जो भी करना है। तो वर्म बेसिकली नेटवर्क में होने वाले बात या नेटवर्क में एक्सचेंज होने वाले डेटा को नेटवर्क के बाहर भेजने में, डेटा लीक करने में हेल्प करता है, इसके लिए वर्म यूज होता है। तो वायरस इंडिविजुअल कंप्यूटर को इम्पैक्ट करता है, और वर्म जो है वो नेटवर्क को इम्पैक्ट करता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इंडिविजुअल कंप्यूटर पे वायरस आता है, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे हमने कभी वर्म वर्ड यूज नहीं किया। वर्म जो है वो नेटवर्क पे अटैक करता है। Please make this very clear in your head. Virus attack on individual computer, worms attack on
नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू आर रनिंग वेब एफटीपी और मेल सर्वर, देन मेक श्योर दैट पासवर्ड इजीली गेस नहीं होना चाहिए। ये सारे हमारे सिक्योर सिस्टम सेट करने के काम है। तो 5-6 ड्यूटी हो गए, और लास्ट वाला है कि कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे सिक्योरिटी मॉनिटर करने के लिए। सो यहाँ पे अगर आप गूगल भी करोगे ना, आपको आजकल 50 अलग अलग कंपनीज ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आई मीन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका काम बहुत ईजी करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ही जगह से, जो क्रैकर है ना, तो वो बेसिकली कोई तो एक ब्रेक पॉइंट जो रहेगा ना हमारे कंप्यूटर में जहां से हम लोग एंटर कर सकते हैं, वो एंट्री पॉइंट ढूंढते रहता है। तो ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स बेसिकली ऐसे वल्नरेबल एंट्री पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हटाने का, ढूंढ के हटाने का या उसको फिक्स करने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट है ना, बेस्ट सिक्योरिटी टूल इज मेकिंग श्योर दैट वॉट एवर सिक्योरिटी एडवाइजरी इज इशूड यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रिपेयर्ड पैकेजेस। तो मतलब रेगुलर बेस पे सिस्टम को अपडेट करते रहो। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता है, इमीडिएट अपडेट करो। वही बेसिक से पॉइंट्स है, और बाकी ऐसे टूल्स हम लोग यूज करते हैं। सो आपके जो मशीन्स है उस पे आपको हमेशा एक फायरवॉल इनेबल रखना पड़ेगा। कोई ऐसे साइट्स जहां से अगर अटैक हो सकता है या अनसिक्योर्ड साइट्स है, उसको हम लोग एक्सेस नहीं करने देंगे। मेनली अननोन साइट से कोई डेटा हमारे नेटवर्क में डाउनलोड नहीं होने देंगे, बिकॉज वो जो डाउनलोड होता है वहीं से कहीं ना कहीं हमारे पास कंप्यूटर में वायरसेस या वर्म आते हैं। सो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो टाइम पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऐसे हो सकता है, तो वो टाइम पे इंटरनेट एक्सेस पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऐड कर देंगे। रिस्ट्रिक्शन कि आप ये साइट एक्सेस कर सकते हो, ये वाले साइट एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ के साथ ड्यूटीज थे। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट है? यस, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनीवन, एनी डाउट? अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक। किसी को कोई डाउट? रिप्लाई क्विक क्विक क्विक। एनी डाउट, एनीवन? ओके, please put yourself on mute, Santoshi. This is second time I am trying to mute you. ये संतोषी ने अपना कॉल जो है ना कनेक्ट करके ऐसे ही छोड़ के रखा है। कोई उसको इन्फॉर्म करो। संतोषी, रिप्लाई। वो उसके फ्रेंड्स रहेंगे, बोलो उसको। चलो, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनल वर्सेस दिस मैनेजर। ओके, तो अब ये मैनेजर जो है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारे पास मेनली अगर आप देखेंगे कि हमारे पास एक टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब तो हमें पता ही है। टर्मिनल का मतलब क्या होगा? व्हेन वी टॉक अबाउट अ टर्मिनल, व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल? कमांड प्रॉम्प्ट, जहां से हम लोग कमांड्स दे सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना। तो यहाँ पे वो आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग मैंने जो आपको बताया था ना, वो वाला टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। मैंने आपको जो प्रॉक्सी सर्वर का बताया था, वो हम लोग कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो प्रॉक्सी सर्वर कहाँ गया? ठीक है, चलो। आई जस्ट ओपन 1 मिनट। तो हाउ प्रॉक्सी सर्वर वर्क्स, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सी। ओके, प्रॉक्सी सर्वर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और बहुत ज्यादा काम में भी आता है। तो क्या होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रॉक्सी है, मतलब हम लोग कॉलेज में लेक्चर्स में जो प्रॉक्सी लगाते हैं, वो प्रॉक्सी नहीं रहता है ये।
तो प्रॉक्सी का मतलब क्या है, ओरिजिनल पर्सन अगर मिसिंग है तो उसके जगह पे हम लोग कोई दूसरे काम जो है ना वो हम लोग किसी दूसरे को टास्क असाइन कर पाएंगे, ये प्रॉक्सी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास ओरिजिनल सर्वर है, अब वो सर्वर पे मुझे बर्डन कम करना है, कुछ काम कम करना है हमें वो सर्वर के, तो वो टाइम पे मैं एक प्रॉक्सी सेटअप करूंगा। तो प्रॉक्सी बहुत अलग अलग काम के लिए होता है। पहला प्रॉक्सी जो रहता है ना, पहला फंक्शन जो रहता है प्रॉक्सी सर्वर का, और ये नोट करके रखना जो मैं बता रहा हूँ, ओके। तो पहला काम जो रहेगा, पहला फंक्शन जो रहेगा प्रॉक्सी सर्वर का, दैट इज टू पुट restrictions, ओके, ऑन इंटरनेट एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कंपनी का नेटवर्क है, ये मेरा कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है, ओके। दिस इज माय नेटवर्क जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, और यहाँ पे ये मेरा राउटर है। दिस इज द साइन ऑफ राउटर बाय द वे, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट राउटर। और यहाँ पे ये इंटरनेट है, इंटरनेट बेसिकली आउटर वर्ल्ड। तो ये मेरा इंटरनेट, और दिस इज आउटर वर्ल्ड जिससे हमें कनेक्ट करना है, या हमारे पास ये जो अलग अलग कंप्यूटर्स है, ABC अलग अलग कंप्यूटर्स है, इनको कनेक्ट करना है। तो नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है कि ये कंप्यूटर सीधा रिक्वेस्ट भेजते हैं राउटर को, और राउटर से वो रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगा, यहाँ पे ये इंटरनेट पे जाएगा रिक्वेस्ट, और वहां से हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिक्योरिटी लेयर ऐड किया है। सिक्योरिटी लेयर क्या है आपका, ये मेरा सिक्योरिटी लेयर है जिसको मैं प्रॉक्सी सर्वर बोलूंगा। तो ये मेरा सिक्योरिटी लेयर ऐड हो गया। अब ये सिक्योरिटी लेयर के अंदर क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये प्रॉक्सी सर्वर के पास एक ये है ना, इसके पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बोल दिया है कि FB को ब्लॉक करो, देन Insta.com को ब्लॉक करो, देन यूट्यूब को ब्लॉक करो। तो ऐसे लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स के नाम मैंने डाले रखे हैं। तो बहुत सिंपल वे में ये उनका ब्लॉक लिस्ट है। तो अब क्या होगा, जब कभी मेरे कोई यूजर्स रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सीधा राउटर पे नहीं जाएगा, और वो रिक्वेस्ट पहले कहाँ पे आएगा, प्रॉक्सी के पास। प्रॉक्सी अपना ब्लॉक लिस्ट चेक करेगा, उसके पास ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर वेबसाइट्स के लिस्ट दिए हुए हैं। अगर आपने भेजा हुआ, आपने लेट्स से यहाँ पे अगर fb.com के लिए किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है, तो क्या होगा, यहाँ पे उसने चेक किया fb.com यहाँ पे ब्लॉक्ड है, तो वो यहीं से आपको बता देगा एक्सेस ब्लॉक्ड करके, है ना, ये करेगा। अब ये वाले कंप्यूटर जो है, इसने रिक्वेस्ट भेजा, सपोज इसने भेजा है SNDT.com ये एक्सेस करने के लिए, तो इसने यहाँ पे चेक किया, ओके SNDT नहीं है, तो फिर ये रिक्वेस्ट जाएगा राउटर पे। राउटर से इंटरनेट से वो डेटा या वेबसाइट जो भी है वो ढूंढ के राउटर पे आएगा, राउटर से प्रॉक्सी पे, और प्रॉक्सी से फिर वो आपके पास आ जाएगा। ये सिनारियो रहता है। तो ये सबसे पहला काम है राउटर का, जहां पे हम लोग इंटरनेट एक्सेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो रहता है, अब अगेन सेम सिनारियो है, मेरे पास इंटरनल बहुत सारे कंप्यूटर्स है। तो अब मैं यहाँ पे एक दो कंप्यूटर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास अलग अलग कंप्यूटर्स है, ओके। ये सारे में बाय द वे ये सारे मेरे एक नेटवर्क के अंदर है ना, ये मेरा कंप्लीट एक नेटवर्क है। और अगेन यहाँ पे ये मेरे पास इंटरनेट है, दिस इज इंटरनेट, और आउटर वर्ल्ड जो भी आप बोलो। अब अगेन यहाँ पे क्या सिनारियो रहेगा, ये मेरे पास राउटर है, राउटर को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वे, ओके। तो ये राउटर का साइन होता है। और हम लोग अब यहाँ पे एक प्रॉक्सी सेटअप करेंगे। अगेन ये मेरा प्रॉक्सी सर्वर है, इसके पास अपने पास अपना खुद का एक कैश मेमोरी रहेगा, ओके। इसके पास क्या रहेगा, अपना खुद का एक कैश मेमोरी। अब ये जो कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी का काम क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रॉक्सी के पास कैश मेमोरी है। अब ये कैश मेमोरी कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये 1 TB का भी हो सकता है, ये 512 GB भी हो सकता है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कैश मेमोरी का साइज। दिस साइज इज फ्लेक्सिबल,
हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट या नेटवर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्वर एडमिन इसको वेरीफाई करता है। तो अब यहाँ पे प्रॉक्सी, अब अगेन प्रॉक्सी क्या काम में आएगा? तो सपोज कि यहां से ये कंप्यूटर ए, ये बी है और ये सी है। तो कंप्यूटर ए ने क्या किया, हम लोग लिनक्स प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, तो अब इसने बोला कि मुझे उबंटू जो है ना, उबंटू डाउनलोड करना है। तो उबंटू 2 GB का फाइल है लेट्स सपोज। तो इसने ये रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को भेजा। अगेन प्रॉक्सी अपना ब्लॉक लिस्ट तो चेक करेगा, उसके अंदर ये साइट ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो फिर ये रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी राउटर पे भेजेगा, राउटर से उबंटू का जो ऑफिशियल साइट है ना, तो उबंटू का जो ऑफिशियल साइट है वहां से ये 2 GB का फाइल आएगा, 2 GB का फाइल वो प्रॉक्सी के पास आएगा, ये 2 GB का फाइल। ओके, अब प्रॉक्सी क्या करेगा ना, प्रॉक्सी ये सेम फाइल का एक कॉपी, ठीक है, ये 2 GB फाइल का एक कॉपी उसने अपने पास कैश मेमोरी में रख लिया है, और एक कॉपी ये रिटर्न कर देगा किसको, कंप्यूटर ए को। तो ये सेम फाइल जो है ना, इसको रिटर्न मिल गया, इसको रिप्लाई मिल गया। अब कंप्यूटर बी ने भी सेम उबंटू डिमांड किया। तो अब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, ये सेम रिक्वेस्ट को जो यहाँ पे राउटर पे इंटरनेट पे भेजने के पहले अपना कैश मेमोरी चेक करेगा। कैश मेमोरी में उसके पास वो अवेलेबल है तो ये वो यहाँ से ही उठा के इसको दे देगा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ए ने जब ये उबंटू डिमांड किया था ना, इसको 20 मिनट्स लगे थे ये फाइल रिसीव करने में, मतलब इंटरनेट से ढूंढ के डाउनलोड करके मिलने में। लेकिन कंप्यूटर बी का काम जो है ना, ये 2 मिनट के अंदर ही काम हो गया। क्यों? बिकॉज ये इंटरनेट पे गया ही नहीं। तो मेरा बैंडविड्थ बचाने के लिए भी हमारा जो प्रॉक्सी सर्वर है वो हेल्प करता है। तो मुझे बार बार हर एक फाइल, ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ बड़े साइज के जो फाइल है, इसको हम लोग बार बार इंटरनेट से नहीं लाएंगे। तो अगर मैंने एक बार ला के रखा हुआ है तो अब मैं क्या करूंगा, वो सबको हम लोग हमारे जो कैश मेमोरी होगा, कैश मतलब टेम्पररी मेमोरी होगा, प्रॉक्सी में सेटअप किया हुआ रहेगा, वहां पे हम लोग रख देंगे। अच्छा, एथिकल हैकिंग में भी आता है, वो आपके काम का नहीं है, आपको ये 2 फंक्शन याद रखने हैं। बाय द वे, आईपी बाउंस करने के लिए भी मैं प्रॉक्सी यूज करता हूँ। तो मेरा आइडेंटिटी हाइड करने के लिए, मेरा आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए मैं प्रॉक्सी यूज करता हूँ। ओके, तो ये हमारा बेसिकली पर्पस था। आई होप प्रॉक्सी सर्वर समझ में आया सबको। किसी को डाउट है? दिस इज द प्रैक्टिकल वे हाउ वी यूज प्रॉक्सी सर्वर। एनी डाउट एनीवन? Am I clear till this point? Reply quick. Am I clear till this point? Other students, clear है सबको? Everyone reply. I want reply from all students. Yeah. Okay. What about all other students? Reply. Okay, ठीक है. Okay. So ये आपका प्रॉक्सी सर्वर रहता है। अच्छा, अब इसके बाद में और एक टॉपिक जो मुझे आपको बताना था, वो था RAID वाला। तो अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के अंदर होता क्या है, अगर हम लोग समझे, तो लेट मी जस्ट ओपन वन वेबसाइट जहां से हमें ये सारी चीजें इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ, बाद में कुछ अच्छे इजी वाले डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो RAID है ना, इसका मतलब होता है रिडंडेंट एरे। ओके, आर का मतलब होगा रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट, ए का मतलब होता है एरे, कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन किसका रहेगा, हार्ड डिस्क का कलेक्शन होगा। इंडिपेंडेंट रहेंगे ये सारे, सारे हार्ड डिस्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे।
और डी का मतलब तो हार्ड डिस्क ही है, डिस्क। तो तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप समझ लेना, ठीक है। अब मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ वापस। तो इंडिपेंडेंट रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, तो यहाँ पे रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये मेरा फुल फॉर्म है। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट। तो ऐसा समझो कि मेरे पास ये एक हार्ड डिस्क है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। लेट्स से मेरा डेटा जो है ना, ये 4 हार्ड डिस्क में आने वाला है, और अभी के लिए हम लोग एक ही रखते हैं, चलो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। मेरे पास ये मेरा मेन एक कंप्यूटर है, ओके। और ये मेन कंप्यूटर के अंदर मैंने जो भी कोई फाइल डालना है ना, ये सारे फाइल्स का मुझे बैकअप रखना है। और बैकअप ऑटोमेटिक होना चाहिए, हर बार मैं बैठ के बैकअप बैकअप करूं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से मैंने ये कंप्यूटर को के ऊपर मैं रेड सेटअप करूंगा। इसका मतलब क्या है, ये कंप्यूटर में ओरिजिनल एसएसडी ड्राइव है, एसएसडी ड्राइव है 1 TB का, ठीक है। एसएसडी ड्राइव है 1 TB का, ये मेरा ड्राइव है। तो अब हमने क्या किया, इसका एक बैकअप बनाया। वो भी मैं सेम 1 TB का एसएसडी ड्राइव लूंगा। जो कंपनी का ये है वो सेम साइज, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, ये हम लोग प्रेफर करते हैं बेसिकली। तो अब क्या होगा, ये कंप्यूटर ने अगर फाइल 1 बनाया, तो फाइल 1 यहां पे भी जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो यहां पे भी सेव होगा। अब सेम वे ये कंप्यूटर पे अगर फाइल 2 बनता है, तो वो फाइल 2 यहां पे भी जाएगा, और सेम टाइम पे यहां पे भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ओरिजिनल हार्ड डिस्क है, ये बैकअप है। अब आजकल हम ये जो बैकअप है ना, ये बैकअप को मैं क्लाउड पे डाल सकता हूँ। AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजर वाला जो क्लाउड है उस पे। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एक डेटा मेरे पास फिजिकली मेरे कंप्यूटर में रहेगा, और दूसरा डेटा मैं बोल सकता हूँ कि वो सीधा क्लाउड पे जाएगा। तो ये बैकअप के लिए काम में आता है। तो बहुत सिंपल भाषा में क्या हुआ, RAID जो है वो हमारा रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। हम लोग मेनली इसको क्या काम के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको मेनली यूज कर रहे हैं हमारा जो ओरिजिनल डेटा रहेगा उसका बैकअप जनरेट करने के लिए। इसके लिए मेनली ये यूज होता है। आई होप क्लियर है, सबको समझ में आ गया। एनी डाउट एनी वन फॉर दिस। उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, और वो अलग अलग लेवल्स में फिर सिक्योरिटी वाइज, पॉइंट वाइज और बेटर और डिफरेंट वे में काम चलता है। बट आपको ये लेवल पे, आप जो लेवल पे हो वहां पे आपको इतना अभी के लिए समझने इनफ है। बाद में जैसे जैसे हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मैं वहां पे अपडेट करूंगा, ठीक है। तो आगे जब हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसमें और एक्स्ट्रा बताऊंगा। अच्छा, अब आप आज के लिए आपको करना क्या है, जो भी हमने अभी तक किया है और मैंने जो नोट्स शेयर किए हैं, ये आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना दो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।